वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे अबाउट शिंगल्स। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं शिंगल्स की बात ही इन जनरल क्यों कर रही हूँ। तो रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर खोल कर देखेंगे तो एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसके अकॉर्डिंगली कहा गया है कि जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में शिंगल्स की वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया है उनमें डिमेंशिया होने के चांसेस जो हैं वो कम पाए गए हैं, बट शर्त यही है कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बेटर रखा हो। ठीक है, तो अब डिमेंशिया क्या होता है? डेबिलिटेटिंग न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि जो ब्रेन के सेल्स है वो डीजेनरेट करना शुरू कर देते हैं। एंड जिसको भी डिमेंशिया होता है, अगर आपने देखा होगा तो वो अपने आसपास वाले लोगों को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता। एंड एक लूप में उनकी लाइफ यहाँ पर चल रही होती है, कभी याद आ जाता है कभी नहीं आ जाता, तो इसी तरीके से चलता है। बट फोकस यहाँ पे शिंगल्स के ऊपर ही रखेंगे ज़्यादातर आज की वीडियो के लिए, क्योंकि यूपीएससी हो, स्टेट पीएससीज हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, जो अब ये बीमारियों वाला या वैक्सीन्स वाला जिसमें डिजीज़ की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक्स है ये, यूपीएससी का भी, स्टेट पीएससीज का भी, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक है, तो शिंगल्स के बारे में जानेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ कि शिंगल्स एक्चुअली में क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, पेनफुल रैशेस कॉज करता है। वायरल इन्फेक्शन है, कौन सा वायरस है? वैरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, और ये वही वायरस है जो कि बचपन में चिकन पॉक्स भी कॉज करता है। ठीक है, अब एक बार आपको चिकन पॉक्स हो गया, दोबारा आपको चिकन पॉक्स नहीं हो सकता, ये कहावत आपने सुनी होगी। उसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। पहली बार जब किसी को चिकन पॉक्स होता है तो यही वैरिसेला जोस्टर वायरस जो है वो बॉडी के अंदर अब डोरमेंट होकर नर्व सेल के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। डोरमेंट यानी कि आप कह सकते हो कि एक्टिव नहीं है, डोरमेंट हो गया है। ठीक है, शांत होकर बैठ जाता है। बट अगर आपकी उम्र या तो 50 साल क्रॉस कर जाती है या आपको कोई ऐसी भारी बीमारी हो जाती है जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो, बीट HIV, बीट कोई कैंसर, अगर आपको ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं आप, या कैंसर हो भी जाता है इन दैट केस, या नॉर्मल कंडीशंस में प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर इम्यूनिटी वीकेंड रहती है तो इन दैट केस इसके वापस से एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आप नेचुरली एज के साथ 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हो गए हैं तो शिंगल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यानी कि ये जो हमारे पास वायरस है ये वापस से एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली बार अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो चांसेस आर कि नेक्स्ट टाइम आपको चिकन पॉक्स नहीं, आपको शिंगल्स होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैंने एक और बतानी है आपको, दैट इज कि ये एक डीएनए वायरस है। दो तरह के बेसिकली हमारे पास वायरस होते हैं, एक डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर घुस के रेप्लिकेशन ही करेगा वायरस। ठीक है, क्योंकि उसको भी तो जगह चाहिए ना रेप्लिकेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो इसी तरीके से दो तरीके से ये ग्रो कर सकता है। डीएनए वायरस की जब हम बात करें तो रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए अगर वायरस बॉडी के यानी कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर घुस के रेप्लिकेशन की कमांड देकर बाहर निकल जाता है तो वो डीएनए वायरस हुआ। वेराज वही वायरस या कोई और वायरस, कोई और बीमारी का वायरस अगर आरएनए यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर घुसकर वहां पे ही रेप्लिकेट करने के बाद बाहर निकल जाता है तो वो आरएनए वायरस होगा। ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो इन दिस केस, शिंगल्स के केस में या ओवरऑल अगर हम वैरिसेला जोस्टर वायरस की बात करते हैं तो ये एक डीएनए वायरस है। ठीक है, अब डोमिनेंट रहता है नर्व सेल के अंदर, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। पहली बार चिकन पॉक्स होगा, दूसरी बार चांसेस आर के शिंगल्स आपको हो सकता है। अब कंडीशन ऐसी आती है जो मेरे जैसे लोगों के लिए आती है, लोग जिनको कभी अपनी लाइफ में चिकन पॉक्स हुआ ही नहीं है उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन जिसको शिंगल्स हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसमिशन होने के चांसेस है थ्रू द फ्लूइड जो कि रैशेस से निकलता है। तो इन दैट केस डायरेक्टली या तो चिकन पॉक्स होगा या फिर शिंगल्स होने के चांसेस हैं। तो पेन बहुत ज़्यादा होती है, कई बार रैशेस भी नहीं होते, अंडरलाइन कंडीशन होती है, तो तब भी शिंगल्स हो सकता है। देन अब एक प्रॉब्लम यही है ना कि अगर आप शिंगल्स को रोकना चाहते हैं, एक मेजर मुद्दा क्या आता है कि रिएक्टिवेशन हो ही ना वैरिसेला जोस्टर वायरस की बॉडी के अंदर। तो 50 साल या उससे ऊपर वाले लोग या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो वो लोग तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ से बच जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे वायरस का जो है, हमारे वायरस के लिए वैक्सीन काम करती है। ठीक है, अब वैक्सीन को लेकर भी मुद्दे हैं, उस चीज़ को मैं दिखाती हूँ कि क्या होगा। तो अब लोग जैसे कि HIV जिनकी मैंने बताया था कि इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, उनके लिए यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती रही। तो अब दो तरह की वायरस है जो कि अभी दी जा रही है मार्केट के अंदर। पहली है जोस्टावैक्स, दूसरी है शिंग्रिक्स।
अब ओवरऑल मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। ज़ोस्टावैक्स जो है एक लाइव वीकेंड वायरस को यूज़ करती है। शिंग्रिक्स की बात करते हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे बनाई गई है। तो डिटेल में देखते हैं, बट उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि वायरस जब भी होता है उसको कैसे वैक्सीन बनाई जानी चाहिए, कैसे वैक्सीन बनाने का प्रोसेस होता है, वो थोड़ा ध्यान रखना। तो बेसिक यहाँ पे 2 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला स्टेप डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि वायरस से आप उसका या तो डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डीएनए के बाद वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो प्रोटीन्स को बनाएगा। प्रोटीन्स के बाद या प्रोटीन्स वाली स्टेज को हम बोलते हैं कि वो एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। अब एंटीजेंस को बॉडी के अंदर भेजा जाता है, जिसके बाद एंटीबॉडी बनती है। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, जो कि हर एक वैक्सीन के टाइम पे कॉमन रहेगा, ठीक है। बस स्टेप्स कईयों में ज़्यादा होंगे, कईयों में तीनों के तीनों स्टेप्स होंगे, या आप कहेंगे कि कईयों के केस में आप कह लीजिए कि या तो एमआरएनए जो वैक्सीन की बात करते हैं हम, वो भी हो सकता है कि एमआरएनए से ही डायरेक्टली वाला प्रोसेस आ गया कि हमने फर्स्ट स्टेप ओमिट कर दिया, डीएनए ना यूज़ करके एमआरएनए को डायरेक्टली यूज़ कर लिया। कईयों के केस में हम क्या करते हैं, प्रोटीन को भी डायरेक्टली, एंटीजेंस को डायरेक्टली हम बॉडी के अंदर डाल देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वायरस, ठीक है। तो अब एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस जो है, जो दूसरा स्टेप है, विच इज़ दिस, कि एंटीजन जब बॉडी के अंदर आती है, अब एंटीजन यानी कि अगर जो प्रोटीन है बॉडी के अंदर आ जाता है, एंटीजेंस के लिए अब हमारी बॉडी के अंदर बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं, है ना। तो बी सेल एक्टिवेट हो जाता है। अब बी सेल क्या करता है, उस एंटीजन के पास जाता है, प्रोटीन स्पाइक्स के साथ, जिनको हम बोलते हैं स्पाइक्स ही बोलते हैं, तो स्पाइक्स के साथ जाके अटैच कर लेता है। अब उसके 2 काम रहते हैं। पहला काम ये कि मेमोरी सेल में भेज दे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, दूसरा कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो ये 2 प्रोसेसेस जो हैं वो कॉमन रहते हैं फॉर ऑल द वैक्सीन्स। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना। तो पहले अगर हम बात करते हैं ज़ोस्टावैक्स की, जो कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कि अब पूरा का पूरा जो वायरस है उसको हम एक वीकेंड फॉर्म में, जिसको लैब में वीक किया गया है, बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं एक व्यक्ति की जिसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये वीक फॉर्म है एक वैक्सीन का। तो पूरा का पूरा हम क्या कर रहे हैं, वायरस वीकेंड फॉर्म में बॉडी में डाल रहे हैं एक व्यक्ति के। अब उसके बाद क्या होगा, यही प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन्स, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। बट अब ये वीकेंड फॉर्म है, तो इन दैट केस यहाँ पे ये एक सिचुएशन है जो ड्रॉबैक है कि वीक के बाद वो पूरा का पूरा जो है वायरस जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो वीक से वापस से आप कह सकते हो पावरफुल होने में हो सकता है टाइम ना लगाए, ठीक है। यानी कि वीकेंड फॉर्म से वो वापस नॉर्मल अपने पावर या उससे ज़्यादा म्यूटेट होने के चांसेस भी इसके होते हैं, ठीक है। सो इसका ये एक ड्रॉबैक है। तो अब जो व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी है, जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, इन दैट केस उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा हाई हैं। बट वो लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनके मैंने एग्जांपल्स आपको पहले दिए, उनके लिए ये वैक्सीन जो है वो कारगर नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि वीकेंड वैक्सीन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रोसेस है, एंटीबॉडीज जो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, वही चीज़ मैंने आपको पिक्चर में लगाई, बता दी कि सिरिंज या माउथ से इसको दिया जाता है, वायरस जो है वो एंटर करता है बॉडी के अंदर, फिर प्रॉपर हमारा जो बी सेल्स है वो अपना काम शुरू करते हैं, एंटीजेंस के साथ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, एंड फाइनली ये वैक्सीन काम कर जाती है फॉर दोज जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अब वही क्वेश्चन मूड के आता है कि 50 ईयर्स या उससे ऊपर के लोगों के लिए क्या ये एडमिनिस्टर किया जा सकता है, जहाँ पे ये चांसेस हैं कि ये वीक से वापस से अपने नॉर्मल स्ट्रेंथ पर वायरस आ सकता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ये रेप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, वो यहाँ पर बंद नहीं करता है। तो अगर ये रेप्लिकेट करना शुरू कर गया तो इन दैट केस ऑल्सो हम 50 ईयर्स से ऊपर या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है उनके केस में यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो ज़ोस्टावैक्स है वो हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए अब एक और वैक्सीन को निकाला गया, दैट इज शिंग्रिक्स, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है। अब यहाँ पे डीएनए वर्ड के ऊपर फोकस करना, यहाँ पे मैंने डीएनए बताया है, यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा, ठीक है। कि वायरस का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वर्ड बताती हूँ, रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइन कर रहे हैं हम डीएनए को वैक्सीन बनाने के लिए। यानी कि अब जितना भी डीएनए है उस वायरस का, अब उसमें हर एक पूरा का पूरा डीएनए तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, हम रिकम्बाइन करेंगे सिर्फ उन्हीं जीन्स को
या उन्हीं जीन्स को हम वायरस के अंदर पिक करेंगे जो कि एंटीबॉडी बनाने के लिए या एंटीजेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीजन प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम उन्हीं को ही पिक करने के बाद डीएनए जो है उसको वापस से रिकम्बाइन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पिक करके जो कि एंटीजेंस को प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम है। यानी कि हमने सिर्फ चूज़ किया है एक पार्ट, रिकम्बाइन करने के बाद हमने एक चूज़ किया है पार्ट, उसके बाद हमने उसकी वैक्सीन बना दी। ठीक है, अब वो कैसे बनाई, ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो कि अब प्रोटीन को या प्रोटीन स्पाइक्स को यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा, एंड एक ऐसा खाली यानी कि एम्प्टी प्लाज्मिड जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, एडिनो जो हमारा वायरस है बहुत ही कॉमन तरीके से यूज़ करते हैं हम उसको, उसके साथ हम उसको कंबाइन करेंगे। ठीक है, जिसका हार्म ह्यूमन बॉडी पे इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके साथ कंबाइन करने के बाद हम बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से हमारे पास जो है वो एंटीजेंस बनेंगे, एंटीजन से एंटीबॉडी बनेगी। फिर अब एंटीबॉडी बनाने के प्रोसेस से पहले हमारे जो बी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बी सेल्स जो है अब दो काम करेंगे, मेमोरी सेल में भी भेज देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए ये बेटर सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि हम पूरा का पूरा वायरस नहीं डाल रहे हैं। पूरा वायरस अगर नहीं डाल रहे हैं तो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, एंड सबसे बड़ी बात, वो वीक वाली सिचुएशन, डेड वाली, लाइव वाली सिचुएशन कहीं पे भी यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो एक विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो इसी तरीके से जो शिंग्रिक्स है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही ऐड होता है कि इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो और बेटर करने के लिए इसमें एक और चीज़ ऐड की गई। क्योंकि अब अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो हो सकता है कि वैक्सीन अगर बॉडी के अंदर जा भी रही है तो वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए इम्यून सिस्टम काम भी करना चाहिए। ठीक है, कईयों का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीकेंड होता है, तो इसके लिए कि जो ये वैक्सीन है इसका सक्सेस रेट और बढ़ जाए तो एक एडजुवेंट ऐड किया जाता है। एडजुवेंट जो है बेसिकली फैट्स हैं, फैट्स एंड प्रोटीन्स है सर्टन, जो कि अब एक तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इम्यूनिटी बेटर होगी, वैक्सीन का सक्सेस रेट और भी बेटर होगा, वैक्सीन अच्छे से काम करेगी। तो 50 इयर्स या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज या नॉर्मल व्यक्ति भी इसको ले सकता है। बट इसका एक यही ड्रॉबैक है कि आपको मल्टीपल शॉट्स इसके लेने पड़ेंगे। ठीक है, कि इन दिस केस अगर हम शिंगल्स की बात करें तो 2 शॉट्स ऑफ शिंग्रिक्स एंड 1 शॉट ऑफ हमारी जोस्टावैक्स इज इनफ। ठीक है, बट एक चीज़ यही है कि जिन्होंने जोस्टावैक्स ले ली है उनको शिंग्रिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जिन्होंने जोस्टावैक्स लगवा भी ली है वो शिंग्रिक्स लगवा सकते हैं, बट जिन्होंने शिंग्रिक्स लगवाई है वो जोस्टावैक्स जनरली प्रेफर यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इसी तरीके से काम करती हैं। तो आज की वीडियो हमने देखा कि जो हमारी शिंगल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, एंड किस तरह की वैक्सीन हैं, किस तरीके से अब जो स्टडी है उसने क्या चीज़ बताई, एंड फाइनली किस तरह की वैक्सीन का प्रोसेस है, एंड जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुद्दा उठा था फॉर द पीपल दोज हु हैव लो इम्यूनिटी एंड जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए कैसे ये इम्पॉर्टेंटली कैसे काम करती है। सो नाउ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ कि जनरल स्टडीज़ के लिए अगर आप 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव अ बुकलेट प्रिपेयर्ड फॉर यू, एंड इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड डायरेक्टली जाकर फॉर्म को फिल करेंगे आपको ये बुकलेट जो है वो ईजिली अवेलेबल करा दी जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, किस तरीके से आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पर लग जाएगा। सी यू इन अनदर वीडियो, थैंक यू सो मच।